नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाए गए इस चैनल पर हिंदी विषय के अंतर्गत हम रस के संबंध में बात कर रहे थे। हमने देखा रस के अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम इसी के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं रस निष्पत्ति की। हमने देखा कि भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से रस बनता है या रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन रस की निष्पत्ति होती कैसे है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो आज हम बात करते हैं कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है और विद्वानों के इस संबंध में क्या मत हैं। रस सूत्र की व्याख्या जो है भरत मुनि ने नहीं की है। भरत मुनि के रस सूत्र की जो व्याख्या है वो पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ में मिलती है। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, जिसमें रस सूत्र की 11 व्याख्याएं दी गई हैं। इन 11 व्याख्याओं में से जो अति महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं वे 4 हैं, जिनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो विशेष महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्ट लोलट ने भरत मुनि के रस सूत्र की प्रथम और सरल व्याख्या प्रस्तुत की है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि संयोग शब्द का जो अर्थ है वो भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग शब्द जो दिया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग, तो संयोग शब्द का इन्होंने अर्थ लिया है उत्पाद्य और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति माना है। इसीलिए इस सिद्धांत का या इस मत का जो नाम है वो है उत्पत्तिवाद। और मुख्य चीज इस जो सिद्धांत में है वो ये है कि इन्होंने मूल रूप में रस अनुकार्यों में माना है और नट में अनुकार्यों की तुल्यता के कारण सामाजिक जो है उन्हीं में अनुकार्यों का आरोप करता है। इस तरह से सहृदय या सामाजिक जो है वो आरोप का सुख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर सहृदय या सामाजिक का महत्व जो दिखाया है वो इस रूप में है कि वे आरोप का सुख लेते हैं। यह व्याख्या जो है भरत मुनि के सूत्र के बहुत ही निकट है। इन्होंने अनुकार्यों में रस माना है। ये इस रस सिद्धांत में दिए गए सूत्र की विशेष बात है कि इन्होंने अनुकार्यों में रस माना है। इनके द्वारा अनुकार्यों में रस मानना ये हम सही नहीं कहते हैं। अनुकार्यों में रस माना दर्शकों में नहीं माना है, ये इनके सिद्धांत की एक सीमा कही जाएगी। क्योंकि अनुकार्य हम जानते हैं कि मूल पात्र राम या सीता जो हैं उनके अंदर रस नहीं है, उनमें भाव होते हैं, जबकि भट्ट लोलट ने उनमें रस माना है। और दूसरी चीज है कि शोक आदि दुखात्मक जो भाव हैं उसमें भी दर्शक रस की अनुभूति कैसे करता है, इसका उत्तर भी इस सिद्धांत में नहीं मिलता है। एक और सीमा इस सिद्धांत की हम कहते हैं वो है कि सीता आदि पूज्य पात्रों के प्रति भी हम प्रेम भाव का अनुभव या रति भाव का अनुभव कैसे करते हैं, ये उत्तर भी हमें इससे नहीं मिलता है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखने की है वो तो ये कि संयोग का अर्थ इन्होंने उत्पाद्य और निष्पत्ति का अर्थ जो है उत्पत्ति माना है और रस अनुकार्यों में माना है। ये इस सिद्धांत की मुख्य बात है। ये सबसे सरल व्याख्या प्रस्तुत की है। पहली व्याख्या थी भरत मुनि के रस सूत्र की। अगला जो मत है वो है भट्ट शंकुक का, जो न्याय दर्शन पर आधारित है और इस मत को हम कहते हैं अनुमितिवाद। इनके अनुसार रस की अनुमिति होती है, अर्थात लक्षण से लक्ष्य के ज्ञान को हम अनुमान कहते हैं और अनुमान से ही रस की अनुमिति होती है। इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि दर्शक या सहृदय जो है वो नट पर राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करते हैं, अपितु वे अनुमान करते हैं। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो अनुमान पर आधारित है। भट्ट शंकुक ने 4 प्रकार की प्रतीतियां बताई हैं कि साधारणतः हम 4 प्रकार की प्रतीतियां देखते हैं। एक तो है सम्यक प्रतीति, जिसके अनुसार हम ये मानेंगे कि नट राम है। दूसरा है मिथ्या प्रतीति, जिसके अनुसार नट राम नहीं है। तीसरी प्रतीति है संशय प्रतीति, यानी कि नट राम है अथवा नहीं है।
सादृश्य प्रतीति, जहाँ पर हम नट को राम के समान मानते हैं, लेकिन शंकुक कहते हैं कि नाटक आदि में एक 5वें प्रकार की प्रतीति होती है जिसे उन्होंने नाम दिया है चित्र तुरंग न्याय। यहाँ पर भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय जो मत है वो किसने दिया है, तो भट्ट शंकुक ने दिया है। और उनके अनुसार काव्य या नाटक में जब हम देखते हैं तो हमें ना तो नट को हम नाम समझते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि नट राम नहीं है, या हम संशय में रहते हैं, ना ही हम सादृश्य के आधार पर नट राम के समान है ऐसा कहते हैं, बल्कि एक 5वीं प्रतीति हमें होती है और वो क्या है, चित्र तुरंग न्याय। जिस तरह से चित्र में बना हुआ घोड़ा न होते हुए भी घोड़े के रूप में गृहीत किया जाता है, उसी प्रकार से उस कलात्मक क्षण में जो नट है वो राम नहीं है लेकिन राम के रूप में गृहीत किया जाता है। तो ये हुआ चित्र तुरंग न्याय जो इन्होंने प्रतीति बताई है 5वें प्रकार की। तो जिस प्रकार से चित्र में बना हुआ घोड़ा न होते हुए भी घोड़े के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार नट राम न होते हुए भी अभिनय कला और अभ्यास के बल पर राम के रूप में दिखाई देता है और दर्शक उसमें राम का अनुमान करते हैं। इस तरह से इस सिद्धांत में जो मुख्य चीज है वो क्या है कि इन्होंने संयोग का अर्थ लिया है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ लिया है अनुमिति। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शंकुक ने भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र में जो संयोग शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या लिया है, तो शंकुक ने उसका अर्थ लिया है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ जो है वो अनुमिति माना है। इसलिए इनका सिद्धांत क्या है, अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की सीमाएं हम देखते हैं तो शंकुक जो हैं वो मानते हैं कि नट जो हैं उनमें ही रस होता है। इससे पूर्व हमने देखा भट्टलोलट ने तो ये माना है कि रस जो है अनुकार्यों में होता है। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके कहा कि रस जो है अनुकार्यों में नहीं नटों में होता है। तो हम देखते हैं कि इनके सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। तो इनके अनुसार जो दर्शक है वो अनुमान का सुख प्राप्त करते हैं। रस जो है वो नटों में होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नटों में रस नहीं होता है और ना ही उनमें भाव होता है। बाकी 2 बातें जो हमने भट्टलोलट के संबंध में कही थी वे हम यहाँ पर भी करते हैं कि शोक आदि जो दुखात्मक भाव हैं वहाँ पर रस की अनुभूति कैसे होती है, या फिर सीता आदि पूज्य पात्रों के प्रति भी हम रति भाव का अनुभव कैसे करते हैं, इसका उत्तर इनकी व्याख्या में भी हमें नहीं मिलता है। जो मुख्य चीज़ें प्रश्न के लिए हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इन्होंने नटों में रस माना है, जबकि नटों में न तो रस होता है न भाव होता है। और दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है, जो हमने पीछे देखा है कि संयोग का अर्थ इन्होंने अनुमान लिया है और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति माना है। ये तो बात हुई भट्ट शंकुक की। अब हम तीसरी व्याख्या की ओर जाते हैं। तीसरी व्याख्या है भट्ट नायक के द्वारा किया गया जो है भुक्तिवाद के नाम से। इनकी यह व्याख्या जो है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक का समय जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है और इनका ग्रंथ जो है वो है हृदय दर्पण। भट्ट नायक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारणीकरण से परिचित करवाने वाले जो प्रथम आचार्य हैं वो है भट्ट नायक। यानी कि साधारणीकरण जिस शब्द की हम बात करते हैं, रस में जिस हम साधारणीकरण की बात कर रहे हैं, उस साधारणीकरण के बारे में हमें सबसे पहले बताया है भट्ट नायक ने। तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो हम ध्यान रखेंगे कि साधारणीकरण से परिचित कराने वाले जो आचार्य हैं वो हैं भट्ट नायक। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किस रूप में की है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि 3 शक्तियाँ होती हैं, इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। पहली है अभिधा, दूसरी है भावकत्व और उसके बाद है भोजकत्व। तो पहले हम बात करते हैं अभिधा की। इनके अनुसार अभिधा के माध्यम से हम कथानक और पात्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। हमने अभिधा के माध्यम से पात्रों का और कथानक का परिचय प्राप्त किया और उसके बाद भावकत्व शक्ति जो है अपना कार्य आरंभ करती है। महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या है कि भावकत्व को ही साधारणीकरण कहते हैं। और साधारणीकरण क्या है, विशेष से साधारण बनने की प्रक्रिया साधारणीकरण है। यह साधारणीकरण जो है वो 3 तत्वों का होता है, दर्शकों का, अनुकार्यों का और स्थायी भावों का। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे।
प्रश्न क्या है कि साधारणीकरण किन तत्वों का होता है? तो साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है, दर्शकों का, अनुकार्यों का और स्थायी भावों का। दर्शक, अनुकार्य और स्थायी भाव, इनकी हम बात कर चुके हैं। दर्शक का साधारणीकरण किस रूप में होता है कि दर्शक जो है वो अपने व्यक्तिगत, कालगत, स्थानगत विशेषताओं को भुलाकर साधारण रूप में रह जाते हैं। और अनुकार्य जो पौराणिक पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, वे भी अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से मुक्त हो जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त हैं या राम हैं। ये पात्र अपने ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषताओं से अलग हो जाते हैं। स्थायी भावों का भी साधारणीकरण हो जाता है, और साधारणीकरण जो स्थायी भाव है उनका व्यक्तिगत प्रभाव समाप्त होने पर वे दुखात्मक या सुखात्मक न रह करके भाव विशेष के रूप में, भावों के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। और तीसरा जो उन्होंने शक्ति बताई है वो है भोजकत्व। पहली हमने की अभिधा, फिर है भावकत्व। भावकत्व को ही साधारणीकरण कहते हैं, और वो साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है। और तीसरी बात है, तीसरी शक्ति जो मानी है वो है भोजकत्व। इनके सिद्धांत का जो नाम है वो क्या है? भुक्तिवाद। तो भुक्तिवाद किस आधार पर है? भोजकत्व के आधार पर। देखिए कि अब तीसरी शक्ति अपना कार्य आरंभ करती है और एक ही भाव जो है वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। दर्शक या सामाजिक उन भावों का भोग करने लगता है, और भावों का यही भोग रस कहलाता है। ध्यान से देखेंगे कि भट्टनायक ने क्या कहा है? भावों का भोग रस कहलाता है। इसी आधार पर इनका सिद्धांत या मत क्या है? भुक्तिवाद, भावों का भोग करना। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भट्टनायक ने सबसे पहले हमें साधारणीकरण से परिचित करवाया, और इस साधारणीकरण से अनेक प्रश्नों का उत्तर जो है हमें मिल गया कि किस तरह से हम भी सीता आदि पूज्य पात्रों के प्रति प्रेम भाव का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका साधारणीकरण हो जाता है। और स्थायी भाव जो है, शोक आदि, उनमें भी हम रसानुभूति क्यों करते हैं? क्योंकि स्थायी भावों का भी साधारणीकरण हो जाता है। तो इस तरह से भट्टनायक का जो ये सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें भी एक सीमा हमें दिखाई देती है, वो ये है कि इन्होंने बताया है भावों का भोग होता है। भोग यानी कि बाहर की कोई वस्तु है भाव, जिसका हम भोग कर रहे हैं, जबकि भावों का भोग नहीं होता है। भाव तो हमारे अंदर ही हैं और भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से भट्टनायक का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सबसे पहले साधारणीकरण से परिचित करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भावों का भोग बताया है यहाँ पर वो जो है सही नहीं बैठता है। तो आगे हम सिद्धांत की बात करते हैं, अभिव्यक्तिवाद। आचार्य अभिनव गुप्त ने जो मत दिया है वो है अभिव्यक्तिवाद, यानी कि उन्होंने भरत मुनि के द्वारा दिए गए रस सूत्र की जो व्याख्या की है वो अभिव्यक्तिवाद के नाम से जानी जाती है। और इनका यह मत जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित है। आप इनको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इनका मत जो है वो किस पर आधारित है। तो अभिनव गुप्त का जो मत है वो शैव दर्शन पर आधारित है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सबसे पहले जो इन्होंने कहा है वो है कि 2 शक्तियाँ होती हैं काव्य या नाटक में। एक तो है व्यंजना व्यापार और दूसरा है विभावन व्यापार। इनके अनुसार हम कथानक का और पात्रों का जो परिचय प्राप्त करते हैं वो हम अभिधा के माध्यम से प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु हम व्यंजना के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो पहली बात ये हुई कि व्यंजना के माध्यम से हमने पात्र और कथानक का परिचय प्राप्त किया। दूसरी बात ये कहते हैं विभावन व्यापार। जब हम पात्रों का और कथानक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो विभावन शक्ति अपना कार्य आरंभ करती है, और विभावन को ही ये साधारणीकरण कहते हैं। तो ये साधारणीकरण होता है, जैसा कि हमने भट्टनायक के सिद्धांत में देखा। यह साधारणीकरण 3 तत्वों का होता है, दर्शकों का, अनुकार्यों का और स्थायी भावों का। दर्शक, अनुकार्य और स्थायी भाव जो हैं वो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से इनका सिद्धांत क्या कहता है कि जब राम जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, दर्शक जब राम को सीता के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हुए देखते हैं तो दर्शक के मन में जो प्रेम भाव स्थित है वही प्रेम भाव जो है वो अव्यक्त से व्यक्त होने लगता है। इस तरह से भावों की यही अभिव्यक्ति रस है।
इस तरह से भावों की अभिव्यक्ति रस है, इसीलिए इनका सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अभिव्यक्तिवाद के नाम से। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इन्होंने संयोग शब्द का जो अर्थ है वो लिया है व्यंग्य व्यंजक, और निष्पत्ति का जो अर्थ लिया है वो है अभिव्यक्ति। यानी कि ये मानते हैं कि रस निष्पत्ति, तो रस निष्पत्ति नहीं बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इनका सिद्धांत जो है वो अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। और यही सिद्धांत जो है वो मान्य है कि रस की अभिव्यक्ति होती है, रस का भोग नहीं होता है। तो अभिनव गुप्त द्वारा दिया गया ये सिद्धांत जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो गत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, शंकुक का रस निष्पत्ति विषयक मत अनुमितिवाद कहलाता है। तो पहला प्रश्न है, शंकुक का रस निष्पत्ति विषयक मत, तो ये तो कथन सही है। अभी हमने कहा है कि अनुमितिवाद है शंकुक का मत। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो इसमें मत दिया गया है वो है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव रस के प्रमुख घटक हैं। ये भी हमने किया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से ही रस बनता है, तो इसका मतलब ये भी सही है, हमें गलत छांटना है ना। अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनव गुप्त से है, बिल्कुल सही। अभी हमने बात की है कि अभिनव गुप्त का जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। चौथा जो यहाँ पर दिया गया है विकल्प वो है, विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। तो विशिष्ट भावों को विभाव नहीं कहते हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। जब हमने सात्विक अनुभावों की बात की थी तो हमने कहा था कि 8 हैं सात्विक अनुभाव। तो स्तंभ, वैवर्ण्य और प्रलय जो है वो सात्विक अनुभावों में आते हैं, लेकिन उच्छ्वास जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहनी हंसे तेन कहे नटी जाए। यहाँ पर बिहारी का ये दोहा है, श्रृंगारिक साफ ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ना तो हास्य रस है, ना करुण है, ना वीर है, बल्कि इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। तो ये श्रृंगार रस के लिए ये दोहा प्रसिद्ध भी है। हाँ जी, अगला प्रश्न जो है वो है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति उक्त सूत्र जो है किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है? नाट्यशास्त्र में। हमने बात की थी कि सबसे पहले रस के बारे में जो मत हमें मिलता है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। अगला जो प्रश्न है वो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो यहाँ देखिए बाकी जो है वो भाव है ही नहीं। माधुर्य जो है भाव गुण है, और संयोग और वियोग जो है वो तो श्रृंगार के भेद हैं। तो स्थायी भाव श्रृंगार का जो है वो है रति। तो इस तरह से आज हमने रस निष्पत्ति के संबंध में बात की है, जिसमें से 4 प्रमुख मतों की हमने बात की है। भट्टलोलट का मत है, भट्टशंकुक का मत है, भट्टनायक का मत है, और उसके बाद अभिनव गुप्त का। हिंदी आचार्यों के रस के संबंध में क्या मत हैं, इसके बारे में हम बात अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। नमस्कार।